Hi everyone, how are you all? Very good afternoon to all of you. सो अनअकैडमी के ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक एमपी एग्ज़ाम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे एंड अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आंसर राइटिंग भी आप लोग कर रहे हैं, काफ़ी सारी कॉपीज़ मुझे मिल रही हैं। तो डेली बेसिस पे मैं इन कॉपीज़ को चेक भी करता हूँ आपकी, डेली बेसिस पे या अल्टरनेट बेसिस पे। जैसे कल अराउंड मैंने आप सभी की करीब 25 से 30 कॉपीज़ यहाँ पर चेक की हुई थी। तो पर्सनली मेरे थ्रू ही ये सारी की सारी आपकी कॉपीज़ हैं जिनको चेक किया जाता है और पर्सनली उसमें कमेंट भी दिया जाता है कि आपको बेसिकली क्या करना है, कहाँ पर सुधार करना चाहिए और आपकी आंसर राइटिंग किस तरह से होनी चाहिए। जो कॉपीज़ अच्छी होती हैं मैं उन कॉपीज़ में रिमार्क भी देता हूँ सो डैट आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि आंसर्स को आपको और किस तरह से यहाँ पर लिखना है। ओके, सो प्लीज़ उन रिमार्क्स को भी अच्छे से देखा करें जिनको मैं लिख रहा हूँ, जिनकी कॉपीज़ को मैं अच्छा बोल रहा हूँ। तो उनकी कॉपीज़ आप खोल कर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा एक आइडिया कि कैसे आंसर्स लिखने होते हैं। ओके, सो ये जो क्लासेस हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर भी हो रही है। काफ़ी सारे न्यू कोर्सेज हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो डियर आज लास्ट डे है, अगर आप आज सब्सक्रिप्शन करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट हमारे कोड पर मिल जाएगा। मेरा कोड है ADYT। फिर आप प्लस क्लासेस और प्लस क्लासेस के जितने सारे बेनिफिट्स हैं, इन सभी बेनिफिट्स का यहाँ पर आप फायदा उठा सकते हो। PDFs हो गया, 1-to-1 का इंटरेक्शन हो गया, रेज योर हैंड का फीचर हो गया। बट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो लाइव मेंटरशिप आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी सब्सक्रिप्शंस पर। ठीक है, तो आपको एक मेंटर मिल जाएगा जो आपकी पूरी प्रिपरेशन को बताएगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन को करना चाहिए। फिर जो न्यू कोर्सेज हमने शुरू किए हैं, जैसे कि 21 तारीख कल जुलाई से हमने एक 4 मंथ का कोर्स किया हुआ है। तो जितने भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं वो यहाँ पर आपको यहाँ पर टीच कर रहे हैं, पूरा डिटेल से आपको पढ़ाएंगे मेंस के बारे में। तो 4 मंथ्स में ये कोर्स कवर होने वाला है। इसके अलावा हमने एक और नया कोर्स 13 जुलाई से शुरू किया है जो कि आपका कंप्लीट कोर्स होगा। प्री प्लस मेंस आपको इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा और बैच कोर्सेज में बहुत सारे और ऐसे बैच कोर्सेज हैं जो टाइम टू टाइम शुरू होते हैं। तो एक 13 तारीख को हुआ है, एक 21 तारीख को हुआ है और एक 27 तारीख को भी एक नया कोर्स होने वाला है। तो आप इनमें एनरोलमेंट सब्सक्रिप्शन लेकर कर सकते हो। मेरी क्लासेस के बारे में मैं बता देता हूँ। तो सुबह 11 बजे मेरी एक क्लास होती है जिसमें हम यूनिट 3 को कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री का। ठीक है, फिर 1 बजे क्लास अब मैंने डेली कर दिया है जिसमें हम यूनिट 1 करेंगे। ये 8 बजे नहीं दिया, 1 बजे ही होगी अब डेली। इसके बाद यूनिट 4 स्टार्ट होने वाला है आपका 26-27 तारीख से, जो कि आपका 3 बजे के अराउंड होगा। ठीक है, यूनिट 4 जिसमें हम कला और संस्कृति जो पूरा दे रखा है, ठीक, आर्ट एंड कल्चर, उसको कवर करने वाले हैं। वो प्लस प्लेटफॉर्म पर होगा 3 बजे। तो आप उस कोर्स को ज्वाइन करिएगा और फिर रात में 9 बजे हम पढ़ेंगे यहाँ पर यूनिट 2। तो सिक्वेंस वाइज चारों यूनिट एक साथ पढ़ा रहा हूँ और वीकेंड पर हमारी क्लासेस रहेंगी यूनिट 5 की। तो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में आज हम 21 तारीख, आज 22 तारीख है, मौर्योत्तर काल को आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, पूरा का पूरा मौर्योत्तर काल। आज मैं आपको बताऊंगा शुंग कौन थे, कुषाण्स कौन थे, कण्व कौन थे, बैक्ट्रियंस कौन थे, भारत में इनका आगमन कैसे हुआ और शक कौन थे। तो ये सारी जातियों के बारे में आज हम यहाँ पर अपनी इस क्लास में कवर करने वाले हैं। रात को जो आपकी क्लास होगी जिसमें आज हम यहाँ पे सल्तनत कालीन व्यवस्था के बारे में कवर करेंगे। तो आज और कल 2 दिन आपकी यूट्यूब पर सल्तनत कालीन व्यवस्था को लेकर आपका यहाँ पर सेशन होगा। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज मैंने आपके लिए अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, जो हड़प नीति थी और सहायक संधि थी, इसके बारे में पढ़ाया। अब हम गवर्नर जनरल्स के ऊपर आने वाले हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम इस चीज को कवर करेंगे। तो ये PDFs अभी फ्री अवेलेबल हो रही हैं, बट इनका जो कंपाइल्ड एडिशन है वो केवल आपको कहाँ पर मिलेगा, केवल और केवल प्लस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो उसको ज्वाइन करिए और ये हमारे ऑफिशियल चैनल है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम अभियान, इनको ज्वाइन करिएगा। और मेरा कोड आज आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका फायदा उठा लो आज और, ठीक है। बाकी कल से नॉर्मली 10% का डिस्काउंट आपको मेरे कोड पर मिलेगा। कोड है ADYT अंकुर दुबे यूट्यूब, आपको ये कोड याद रखना है डियर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, जिसमें हमें आज मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ना था। मौर्योत्तर काल के बारे में देखते हैं। सो ये रहा आपका PDF। सो आई होप आपको PDF अच्छा लग रहा होगा। शॉर्ट में सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर करके दी हुई है। तो कल मैंने जब आपको अशोक पढ़ाया, अशोक की नीतियां पढ़ाई थी, अशोक का धम्म पढ़ाया था, काफी लंबी क्लास हो गई थी कल, 1 घंटे 40 मिनट के आसपास हमारी कल की क्लास चली थी। तो अशोक के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो मैंने अशोक का आपको एक धम्म पढ़ाया था, याद है? धम्म जो कि संस्कृत भाषा के धर्म शब्द से बना है। बना जरूर वो धर्म से है, ठीक है, पर उसका मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं होता है। धर्म जो अशोक का धम्म था
वो एक नैतिक विचारों की संहिता थी। नैतिक विचार मतलब जो हम मोरली जिस काम को हमें करते हैं, जो काम हमें करना चाहिए, लोगों की असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ये जो मोरल ड्यूटीज होती हैं, नैतिक कर्तव्य और नैतिक संहिता होती है, ये केवल और केवल धम्म में उसने बोला है। ठीक है, तो अशोक का धम्म और बौद्ध धर्म ये दोनों अलग कंसेप्ट हैं। इनके बारे में मैं आपको कल अपनी क्लास में समझा चुका हूं। अब जब अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति को अपनाया था, भेरी घोष मतलब युद्ध की नीति को छोड़कर जब वो धम्म की नीति, नैतिक विचार और संहिताओं की नीति के ऊपर आ गया था, तो यही चीज उसने अपने बच्चों को भी सिखाई। अशोक ने बोला कि हमें किसी भी तरह के कोई युद्ध नहीं करने, हम किसी भी तरह का कोई भी युद्ध पात वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, सम्मान से रहना है, आस पड़ोस के जितने राज्य जीत लिए हैं इनको अच्छे से संभाल के रखो। ठीक है, अब कोई भी युद्ध हम नहीं करेंगे। अशोक ने ये ऐसा अपने जितने बच्चे थे सबको सिखाया। लगभग 268 के आसपास अशोक का राज सिंहासन हुआ था और 235 तक, ठीक है, अशोक लगभग गद्दी पर बैठा। उसके बाद अशोक का देहांत हो जाता है। तो कुछ समय का मतलब ये होता है लगभग आप मान के चलिए कि 40-50 साल तक तो सारी चीजें बहुत अच्छे से चली, बहुत अच्छे से। अशोक के जितनी भी जो एंसेस्टर्स आते हैं, ठीक है, उन सभी ने इस पूरे के पूरे साम्राज्य को बहुत अच्छे से संभाला, बहुत अच्छे से संभाला। पर होता है क्या, मौर्य साम्राज्य का एक लास्ट रूलर था, उस लास्ट रूलर का नाम था बृहदत्त। तो याद रखना है, बृहदत्त नाम के 2 कैरेक्टर थे एंशिएंट हिस्ट्री में। एक बृहदत्त कौन सा था, जो मगध का सबसे पहला राजा था। आपको याद होगा जब मैंने आपको मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपको बृहदत्त के बारे में पढ़ाया था। बृहदत्त, इसके पिताजी का नाम वशु हुआ करता था। इस बृहदत्त का बेटा कौन था, जरासंध था। ठीक है, जो महाभारत का जो कैरेक्टर था जिसको भीष्म ने, ठीक है, बीच में से सब फाड़ दिया था, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं जरासंध, ये वही जरासंध था। फिर इसका बेटा रिपुरंज आता है। तो ये एक बृहदत्त एंशिएंट हिस्ट्री में बिल्कुल शुरुआती दौर में था, लगभग 700-800 ईसा पूर्व के आसपास। अब जिस बृहदत्त की मैं बात कर रहा हूं, जो कि मौर्य वंश का अंतिम राजा है, ये उससे 700-800 साल बाद, लगभग 185 से 190 ईसा पूर्व के आसपास से हो रहा था। अब देखना, अशोक ने जो अपने बच्चों को सिखाया, क्योंकि अशोक इसके ग्रेट ग्रांड फादर थे, जो बृहदत्त था अशोक इसके ग्रेट ग्रांड फादर हुआ करते थे। तो बृहदत्त के समय पे क्या हुआ, हमारे भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा है, यहां पर आक्रमण होना शुरू हो गया। तो इसी के टाइम पीरियड से हमारे भारत में जो आक्रमण होते हैं, वो आक्रमण शुरू होते हैं। तो कुछ ऐसे विदेशी थे जिन्होंने हमारे भारत में सबसे पहले आक्रमण किए थे। तो आपको इनका जो क्रम है वो याद रखना जरूरी है। सबसे पहले हिंदू यूनानियों का आक्रमण हुआ था, फिर उसके बाद हमारे ऊपर शकों ने आक्रमण किया था, फिर पल्लव आए थे और फिर कुषाण आए थे। ये आपको याद रखना है। हिंदी यूनानियों में, ठीक है, जैसे सिकंदर को बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, हिंदी यूनानियों के भी बेसिकली 2 वंश थे। यूनानी जो जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया था ना, इनके 2 वंश थे। एक कौन सा वंश था, ड्रमेटियस था, और एक यूक्रेटाइडिस था। अभी बताऊंगा। फिर आप बोलोगे कि सर ड्रमेटियस तो वंश था, तो ड्रमेटियस तो एक राजा भी था। क्यों भाई, कोई राजा अपने नाम से वंश नहीं चला सकता है क्या? क्यों नहीं चला सकता? बिल्कुल चला सकता है भाई। ठीक है, जब रतन टाटा जी टाटा नाम से, ठीक है, टाटा नगर बना सकते हैं, टाटा किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है, तो भाई उसके नाम का वंश भी आ सकता है। तो ड्रमेटियस और यूक्रेटाइडिस ये 2 वंश थे। जब मैं आपको अभी यूनान पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें ये चीज बताऊंगा। अभी मैं शकों में ये चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो याद रखना, हिंदी यूनानियों का आक्रमण हुआ, शकों का आक्रमण हुआ, पल्लव का आक्रमण हुआ, और फिर लास्ट में जिनका आक्रमण हुआ उनको हम कुषाण यहाँ पे बोलते हैं। कुषाण हमारे भारत में है। हुआ क्या, मौर्योत्तर काल में, उस समय जो मौर्यों के समय जो भारत था हमारा, वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक थे देसी उत्तराधिकारी और दूसरे थे विदेशी उत्तराधिकारी। पूरे भारत जो था वो 2 भागों में बटा था, एक देसी और विदेशी। मैप से देख लो, थोड़ा सा मैप से आपको और कवर हो जाएगी चीजें, क्योंकि फिर शॉर्ट नोट्स तो यहाँ बने हुए हैं। थोड़ा सा जगह अगर स्पेस होगी तो मैं मैप बना के आपको यहाँ पे समझा दूंगा। चलो मैं यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ मैप बन जाएगा आसानी से। ओके, देखो हुआ क्या था उस समय का, थोड़ा सा मैप देखो आप, चीजें आपको मैप से ही याद होंगी। क्योंकि जब हम विदेशी आक्रमणकारियों को पढ़ते हैं ना,
तब हमें मैप की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ओके, ये हमारा पाकिस्तान का हो गया, कभी जो हम जिसको अपना कहते थे, फिर भी आज भी दो गलियां ही करता रहता है। ये मैप था, ठीक है। ये है पाटलिपुत्र, जो कि उस समय की कैपिटल हुआ करती थी। ओके, यहाँ तक्षशिला था, आपको ये तक्षशिला भी याद रखना है। अब कहानी शुरुआत होती है इस मैप के थ्रू। कैसे हुआ, क्या हुआ, चीजों को यहाँ पे समझो। उस समय भारत में दो प्रकार के उत्तराधिकारी, और जो मौर्य साम्राज्य का जो मौर्य साम्राज्य था, ये दो भागों में मुख्यतः बटा हुआ था। एक विदेशी उत्तराधिकारी और दूसरे हो गए हमारे देसी। तो विदेशी जो थे मुख्य रूप से वो इस एरिया पर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। ये जो एरिया था यहाँ पर विदेशी हुआ करते थे। अब होता है क्या, इसी टाइम पीरियड पर लगभग 185 ईसा पूर्व के आसपास, कितने, 185 ईसा पूर्व के आसपास हमारे भारत पर इधर से आक्रमण होता है यवनों का। यवन ने हमारे भारत के ऊपर आक्रमण करना, यवन मतलब यूनानियों ने, ठीक है, आक्रमण करना यहाँ पर शुरू कर दिया। अब आपको अशोक का टाइम पीरियड याद होगा, मैंने अशोक के टाइम पीरियड पे आपको दो तीन चीजें बताई थी कि काबुल हो गया, कांधार हो गया, ये सारे क्षेत्र अशोक के अंडर में ही आते थे, ये पूरे के पूरे क्षेत्र। अब होता है क्या, जब यहाँ पे आक्रमण होता है, तो यहाँ पे जब आक्रमण हुआ तो उस समय जो राजा हुआ करता था उसका नाम था बृहदत्त। जो राजा था इसका नाम था बृहदत्त, और जो इसका सेनापति था, ठीक है, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, राजा कौन था, बृहदत्त था, मौर्य वंश का अंतिम राजा था। तो पुष्यमित्र शुंग सेनापति थे। तो सेनापति का काम क्या होता है, अपने साम्राज्य की रक्षा करना, अपने साम्राज्य की रक्षा करना, ये सेनापति का काम होता है। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त से बोला कि हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है विदेशियों का, अब मैं सेनापति हूं तो मुझे इस आक्रमण को रोकने जाना है कि नहीं जाना है, आप मुझे ये बताओ। बृहदत्त से ये बात बोली उन्होंने। बृहदत्त बोलता है कि मेरे दादाजी ने ये मना किया है कि हमें युद्ध नहीं करना है, हमें किसी भी प्रकार की हत्या नहीं करनी है, हमें अहिंसा नहीं करनी है। ये बात किससे बोली गई, बृहदत्त ने पुष्यमित्र शुंग से बोली। पर पुष्यमित्र शुंग ने बोला कि वो बात मैं मान रहा हूं, हमें नहीं करनी है, पर हमारी प्रजा के ऊपर तो अत्याचार हो रहे हैं ना, हमारी प्रजा के ऊपर ये जो यवन है इन्हें अटैक किया है, ये तो उनको यहाँ पर परेशान कर रहे हैं, तो सेनापति होने के नाते हमें तो जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बृहदत्त ने मना कर दिया, होने दो, हम उनसे बात कर लेंगे। फिर धीरे धीरे वो इन्वेट करते हुए दिल्ली के आसपास तक यहाँ पर आ गए, पंजाब के आसपास तक आ गए। अब पुष्यमित्र शुंग से रहा नहीं गया, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहदत्त की हत्या कर दी गई, और हत्या करने के बाद यहां से उसने यवनों के इस आक्रमण को रोक दिया। पुष्यमित्र शुंग, उसका बेटा अग्निमित्र था। ठीक है, तो इनके बारे में भी याद रखना, अग्निमित्र ये वही अग्निमित्र है जिनके ऊपर कालिदास ने, ठीक है, अग्नि का जो मालविका अग्निमित्रम लिखा हुआ है ना ग्रंथ जो इनका, वो इन्हीं के ऊपर था। तो पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे ये तीन जो इनके बेटे हैं ना, इनको याद रखना है आपको, पुष्यमित्र शुंग के बेटे को भी और उनकी भी बेटे को भी, क्योंकि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी हिस्ट्री में, खासकर अश्वमेध यज्ञ में। ओके, तो पुष्यमित्र शुंग ने किनको मार डाला, बृहदत्त को मार डाला, और मौर्य वंश को यहां पर खत्म कर दिया। तो आखिरी रूलर बृहदत्त था इस वंश का, और इसके बाद एक नया वंश हमारे यहाँ पर आ जाता है जिसको बोला जाता है शुंग वंश, जिसने लगभग 185 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 100-125 साल के आसपास तक यहाँ पर रूल किया। फिर इसके बाद कण्व वंश आ जाएगा, कण्व वंश के बाद फिर यहाँ पर आंध्र आ जाएंगे, और इसी समय पल्लव भी आते हैं। ओके, अब देखो हुआ क्या, जब यवन आक्रमण हुआ था तो ये जो काबुल का हिस्सा हो गया, गांधार का हिस्सा हो गया, ये पूरा हिस्सा, ये यवनों के कब्जे में ये पूरा हिस्सा आ गया। काबुल हो गया, कांधार हो गया, थोड़ा सा पंजाब का हिस्सा हो गया। यहां पर कौन रूल कर रहे हैं, यवन रूल कर रहे हैं, पूरा उनके पास चला गया। नीचे का ये जो हिस्सा था पाटलिपुत्र का हिस्सा, यहाँ पे कौन रूल कर रहे हैं, इस वाले हिस्से पे, यहाँ पे ये पाटलिपुत्र का हिस्सा हो गया, थोड़ा सा ये हिमालय और ये कश्मीर वाला हिस्सा हो गया। यहाँ पे इस हिस्से पे रूल कर रहे हैं आपके कौन, यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश के रूलर रूल कर रहे हैं। जब बृहदत्त की हत्या हुई तो बृहदत्त का एक बहुत करीबी दोस्त था, हर व्यक्ति का एक करीबी दोस्त होता है, ठीक है, जो उसका जिगरी यार होता है। इसी प्रकार बृहदत्त का भी एक करीबी दोस्त था
जब उसके दोस्त की हत्या हुई, बृहदत्त की हत्या हुई, तो उस पर रहा नहीं गया, उसने क्या किया, यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह हो गया यहाँ पर। अब जब विद्रोह होता है तो पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से ट्रांसफर करके किधर कर लिया, विदिशा कर लिया। भाई पुष्यमित्र शुंग को राजधानी बदलने के पीछे कारण यह भी था कि आपने एक राजा को मारा है, आपने एक राजा की हत्या की है, तो हर राजा के कोई ना कोई यहाँ पे फॉलोअर्स तो होते हैं ना। तो बृहदत्त के अपने वहां पर फॉलोअर थे, तो सीधा आपने बृहदत्त की जब हत्या की तो वहां पर विद्रोह होना यहाँ पर शुरू हो गए। फिर अपनी राजधानी उसको पाटलिपुत्र से विदिशा लेकर आना पड़ा, विदिशा को अपनी वो राजधानी बनाता है। और पुष्यमित्र शुंग विदिशा को इसलिए भी राजधानी अपनी बनाता है क्योंकि विदिशा में उस समय ब्राह्मण्स भी ज्यादा हुआ करते थे, और इस समय शुंग के मौर्यों के समय ये विदिशा का, ठीक है, और उज्जैन का प्रांतपति भी रहा था। तो लोग इसको पुष्यमित्र शुंग को इधर, पुष्यमित्र शुंग को लोग ज्यादा यहाँ पर जाना करते थे। तो इस कारण से इसने अपनी राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर दिया, पुष्यमित्र शुंग ने उधर से हटाकर किधर लेकर आ गया, विदिशा लेकर आ गया। अब देखिए आगे की ओर इसकी कहानी सुनाते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के कार्य क्या क्या थे, इनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर इसने किस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार किया, इसके साम्राज्य विस्तार को देखेंगे हम। इसके टाइम पीरियड की कला, संस्कृति, बौद्धों के साथ इसका किस प्रकार से संबंध था, ये सारी की सारी चीजें अभी मैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो यहां तक तो आपको चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब यवन हमारे भारत में यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब यवन आए हैं तो यवनों की यहाँ पे दो शाखाएं थी, ठीक है, याद रखना है आपको, दो शाखाएं थी, एक यूक्रेटाइडिस थी और एक ड्रिमेटियस थी। ड्रिमेटियस जो शाखा थी वो यहाँ पाटलिपुत्र के पास तक आ जाएगी अटैक करता हुआ, और जो यूक्रेटाइडिस थी, यू लिख दे रहा हूं केवल बड़ा यू करके, जो यूक्रेटाइडिस थी वो केवल काबुल, कांधार और ये पेशावर और लाहौर के हिस्से पे रहेगी। और जबकि ये वाली जो यवन की शाखा थी, ये ड्रिमेटियस वाली, जो ड्रिमेटियस राजा था, ये बिल्कुल नीचे तक आ जाएगी। बाद में इसी में कनिष्क होगा जो कि फिर यहीं रहता है। ओके, इसको जनरल से याद रखना क्योंकि जब यवन समझाऊंगा तो उसमें ये चीज आपको मैं दोबारा बताने वाला हूं। ओके, तो पुष्यमित्र शुंग ने एक नई डायनेस्टी शुंग वंश को यहाँ पर लेकर आ गया। शुंग जो थे मूल रूप से उज्जैन के रहने वाले थे, ठीक है, ये ब्राह्मण जाति के थे। और इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कालिदास के जितनी भी जो ग्रंथ है, खासकर मालवी का अग्निमित्रम से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आगे जाके कुछ और भी ग्रंथ थे, जैसे कि हर्ष चरित्र हो गया, पतंजलि का ग्रंथ हो गया, महाभाष्य हो गया, दिव्यदान हो गया। तो ये उस समय के कुछ ऐसे साहित्यिक स्रोत थे जो हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट जो कि बृहदत्त था, उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई थी। और हत्या करने के बाद उसने एक नया वंश शुंग वंश की यहाँ पर स्थापना की थी। तो ये कुछ चीजें हमें पता चलती हैं। इसके अलावा इन साहित्यिक स्रोतों में उसके द्वारा जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे उनकी जानकारी भी हमें मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग के कंटेम्परेरी उसके जो पुरोहित थे जिनका नाम था पतंजलि, तो पतंजलि ने उस टाइम पर 2 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, ठीक है। हालांकि कुछ इतिहासकार इस चीज को मना करते हैं, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं 2 नहीं, पुष्यमित्र शुंग ने केवल एक ही यज्ञ किया था। बाद में उसका जो पौत्र, ठीक है, उसका जो नाती आता है जिसका नाम वसुमित्र था, तो वसुमित्र ने दूसरा अश्वमेध यज्ञ किया था। जो भी रहा हो, ठीक है, इसके टाइम पीरियड पे शुंग वंश पे 2 अश्वमेध यज्ञ हुए थे। बस हमें इतना याद रखना है, कुछ चाहे पुष्यमित्र शुंग ने किए हो या उसके नाती वसुमित्र ने किए हो, एक एक। ओके, इतना। अब क्या हुआ, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके साम्राज्य विस्तार को देखेंगे हम। तो आइए अब अपनी हम पीडीएफ की तरफ मूव करते हैं, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां और फिर इसका साम्राज्य विस्तार। ओके, तो शुंग वंश की स्थापना मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। अब इसकी कुछ सामाजिक पृष्ठभूमि देखेंगे, आर्थिक पृष्ठभूमि देखेंगे। सो पहले इसकी उपलब्धियों के बारे में देख लेते हैं। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में आपको बाद में समझाऊंगा। शक वंश यहाँ पे लिखा हुआ है, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां, मगध राज्य का विस्तार, फिर विदर्भ से युद्ध, ये चीजें पहले कवर करना है। चलिए, तो सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग की जो उपलब्धियां थी, इसका जो साम्राज्य विस्तार था, हमें कैसे पता चलेगा कि पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्य विस्तार किया हुआ है, ठीक है। तो मगध राज्य का विस्तार किया है पुष्यमित्र शुंग ने, और मगध विस्तार के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पर कला और साहित्य के बारे में क्या जानकारियां थी। तो याद रखिए, जब पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठा, ठीक है, उस समय काफी सारे ऐसे साहित्यकार हमारे भारत में मौजूद थे
जिसने इसके कृत्यों को, इसके कार्यों को अपनी साहित्यों में, ठीक है, एक रचनाबद्ध तरीके से क्रमबद्ध किया हुआ है या लिखा हुआ है। जैसे इसके टाइम पीरियड पे एक तिब्बती लेखक थे जिनका नाम था लामा तारानाथ। तारानाथ के द्वारा लिखी हुई किताब, ठीक है, दिव्यदान में लिखी हुई किताब से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग का जो साम्राज्य था, ठीक है, वो पंजाब के सियालकोट से, सियालकोट अभी जो बेसिकली कहां पर आता है, हमारा पाकिस्तान और इंडियन बॉर्डर के आसपास पड़ता है, ठीक है, तो पंजाब के सियालकोट से बिल्कुल नीचे की तरफ यहां तक आ जाएंगे हम तो पाटलिपुत्र तक, ठीक है, पश्चिम से पूर्व बता रहा हूं मैं आपको, वहां से लेके पाटलिपुत्र तक। दक्षिण में देखोगे तो अवंती, अवंती मतलब जो हमारा उज्जैन राज्य है, यहां से इसका साम्राज्य ऊपर हिमालय तक, इतने बड़े क्षेत्र में पुष्यमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य को फैलाया था। तो लामा तारानाथ के द्वारा और दिव्यदान के द्वारा, ये दो ऐसे साहित्यिक कृतियां हैं जिसके द्वारा हमें पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। दूसरा एक और कृति थी जिसको हमारे भारत के सबसे प्रमुख इतिहासकार और शेक्सपियर जिसको कहा जाता है, ठीक है, जो कि थे हमारे कालिदास जी, उनकी किताब मालविका का अग्निमित्रम, मालविका का अग्निमित्रम, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग ने दक्षिण की विजय भी की थी और दक्षिण में उसने अपने साम्राज्य को नर्मदा नदी तक पहुंचा दिया था। तो ये जो पूरी चीजें लिख रही ना, ये सारी इसमें लिखी हुई हैं। तो दक्षिण में शुंग राज्य का विस्तार नर्मदा नदी तक हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके पहले तक जो हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है, इसके पहले क्या पढ़ा था आपने, मौर्य साम्राज्य तो बिल्कुल कर्नाटक मैसूर तक था, और मौर्य साम्राज्य के बाद जब शुंग आया तो ये ऊपर तक ही रहा, केवल नर्मदा नदी तक, बाकी का साम्राज्य किधर चला गया? आ सकता है मन में ऐसा कंफ्यूजन। तो डियर, जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है ना, तो दक्षिण के जितने भी जो राज्य होते हैं ये स्वतंत्र हो जाते हैं। जब मैं आगे जाके आपको सातवाहन पढ़ाऊंगा, तो सातवाहन मुख्य रूप से जिसकी स्थापना सिमुक ने की थी 250 के आसपास, 250 ईस्वी के आसपास, वो महाराष्ट्र औरंगाबाद वाले हिस्से पर रूल करते थे। तो उस समय जब मौर्यों का पतन हुआ तो दक्षिण भारत में एक दो नहीं, ऐसे बहुत सारे स्वतंत्र राज्य निकलकर सामने आ गए थे। चेरा हो गया, चोला हो गया, पांड्या हो गया, इवन कलिंग राज्य, ठीक है, जैसे ही बृहदत्त की हत्या होती है, कलिंग, ठीक है, जिसको अशोक ने जीता था, वो राज्य भी धीरे से यहां पर क्या हो जाता है, कलिंग राज्य भी स्वतंत्र यहां पर हो जाता है, ठीक है। तो वो कलिंग क्षेत्र भी पुष्यमित्र शुंग की दिशा उससे हट जाता है। फिर पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, विदर्भ की विजय की थी। तो देखना, दक्षिण में विदय राज्य का, यहाँ पे लिखा हुआ है, दक्षिण में विजय राज्य का जो शासक था उसका नाम था यज्ञसेन, और विदय राज्य का विभाजन माधवसेन और यज्ञसेन में किया था। इसके पीछे कहानी मैं आपको बता देता हूँ, विदय राज्य को कैसे जीता था। इसके ऊपर जो विदर्भ राज्य की जो विजय थी ना, ये मालविका अग्निमित्रम में मिलती है। मालविका अग्निमित्रम में ऐसा लिखा गया है कि जो विदर्भ राज्य था, ये दो भाई थे, माधवसेन और यज्ञसेन, इन्हीं में से किसी एक की बेटी थी जिसका नाम था मालविका। तो पुष्यमित्र शुंग नहीं गए थे अटैक करने, बेसिकली पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा था जिसका नाम था अग्निमित्र, अग्निमित्र को यहाँ पर विदर्भ राज्य के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था। अब अटैक करने के लिए आए तो शायद उनको किसी ने यहाँ पर बता दिया था, ठीक है, इनके बारे में, मालविका के बारे में। तो फिर इनका प्रेम प्रसंग उनके साथ यहाँ पर हुआ, ठीक है, तो जिसका कालिदास ने अपने मालविका अग्निमित्र में इस चीज का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ओके, तो बेसिकली ये क्या थे, अग्निमित्र ने ये विजय की थी, ठीक है, तो इनके ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद विदर्भ राज्य को दो भागों में बांट दिया। तो ये दोनों जो भाग थे, यज्ञसेन और माधवसेन, इन दोनों को यहाँ पर क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया, और नर्मदा नदी जो थी, नर्मदा नदी को सीमा मान लिया गया, क्योंकि उस समय जो बाउंड्रीज होती थी वो नदियों और पहाड़ों को ही बनाया करते थे। ओके, तो नर्मदा नदी यहाँ पर सीमा बना दी जाती है, और विदर्भ राज्य को जीत लेता है कौन, यहाँ पे अग्निमित्र। और इनकी जो प्रेम प्रसंग के बारे में कालिदास ने लिखा ही हुआ है, तो इस चीज को तो आप जानते ही हो। तो ये लिखा है, दक्षिण में शुंग राज्य नर्मदा नदी तक विस्तारित था। ये बात किसमें लिखी है, मालविका अग्निमित्र में। फिर पुष्यमित्र शुंग का अग्निमित्र अवंतिका प्रांतीय शासक था। अब भाई दक्षिण का राज्य, दक्षिण में तो अवंती राज्य पड़ता है, उज्जैन, ठीक है, क्षिप्रा नदी, नर्मदा नदी, तो वहां पे ये प्रांतपति था। फिर इसके बाद विदिशा नगर, पूर्वी मालय, आधुनिक वेशनगर, ये कुछ इसके क्षेत्र थे जिसको पुष्यमित्र शुंग ने जीता हुआ था। तो ये तो थी पुष्यमित्र शुंग की विजय के बारे में। अब बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग के समय पे जो यवनों का आक्रमण हुआ था। तो आई थिंक यवन आक्रमण के बारे में इधर पर लिखा होगा, ये लिखा हुआ है कि यवन कौन थे, यवन का आक्रमण कैसे हुआ, इस चीज के बारे में मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा समझना।
तो पहले यवन आक्रमणकारी नेता ड्रिमेटियस थे, जो कि गार्गी संहिता में मिलता है। गार्गी उस समय की सबसे विदुषी महिला थी। उस समय पे भी बहुत विदुषी महिला होती रही है। जैसे अभी आपने देखा हमारे भारत के 15वीं नंबर की, ठीक है, जो राष्ट्रपति यहाँ पे बनाई गई हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं विदुषी रहा होगा। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला जिनका जन्म 1958 में हुआ था। इसके पहले ये कई राज्यों की राज्यपाल के तौर पर भी नियुक्त की गई हैं और बहुत ही बड़ी लीडर रही हैं ये भारतीय जनता पार्टी की, जिनके लिए अभी 15वां राष्ट्रपति, ठीक है, कल घोषित किया गया। काफी बड़ी जीत रही है इनके लिए। बिल्कुल सिंपल और कहते ना एक मतलब इतने कहते ना एक साधारण स्वभाव की महिला है, ठीक है, जिनको इतने बड़े पद पर बिठाला गया है। अलग से कोई फेम वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल लेडी हैं ये, ठीक है। प्रथम आदिवासी हैं जिनको नियुक्त किया गया। ओके, आइए। तो उस समय पर भी जैसे आज के टाइम पर विदुषी महिलाएं हैं, प्रतिभा पाटिल जी रही हैं, ये रहे हैं, इंदिरा गांधी जी रही हैं, काफी ऐसी महिलाएं रही हैं जो आज के टाइम पर विदुषी हैं। तो ये परंपरा हमारे कैसे एंशियंट भारत की है, केवल आज नहीं है। उस समय पे भी कौन सी अपाला हुआ करती थी, ठीक है, लोपामुद्रा थी। लोपामुद्रा, ये जो जिन महिलाओं के मैं नाम बोल रहा हूं, इन महिलाओं ने ऋग्वेद की संहिताओं तक की रचना की हुई है। अपाला हो गया, घोषा हो गया, लोपामुद्रा हो गया, ये उस टाइम पीरियड की महिलाएं थी। उसी तरह से एक गार्गी भी महिला थी जिन्होंने शादी नहीं की थी और शादी नहीं करने के बाद इन्होंने गार्गी संहिता की रचना की थी। तो गार्गी संहिता के आधार पर यह कहा जाता है कि यवनों ने हमारे भारत के ऊपर आक्रमण किया था। अब ये यवन कौन थे, इसके बारे में मैं अभी आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, तो इनके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा, अभी बताऊंगा आपको। ओके, यवन बेसिकली कौन थे, मैं सिकंदर से कहानी सुनाऊंगा कि सिकंदर के मरने के बाद उसके जो सेनापति थे सेल्यूकस, निकेटर और नियारकस हो गया और एस्टिपुलस हो गया, इनमें साम्राज्य बंटता है। फिर सेल्यूकस का जो बेटा आता है एंटियोकस फर्स्ट, वो नालायक होता है, जो कि बिंदुसार का कंटेम्प्रेरी था। फिर एंटियोकस 2 आएगा, फिर जो कि अशोक का कंटेम्प्रेरी रहेगा। फिर एंटियोकस 3 आएगा, फिर उसका दामाद ड्रिमेटियस के बारे में बताऊंगा। फिर जब वो भारत के ऊपर अटैक किया, तो लंबी कहानी है ये। आपको यवन के बारे में मैं उसी तरह से समझाऊंगा जब यवन पढ़ाऊंगा। ओके, तो अभी जस्ट एक वर्बली मैंने आपको बताया हुआ है। तो यवनों के आक्रमण ड्रिमेटियस गार्गी संहिता से हमें इस चीज के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ड्रिमेटियस जो था बेसिकली यहाँ पर इसने ही एक ड्रिमेटियस वंश अपने नाम पे ही चलाया हुआ था और इसने आक्रमण हमारे भारत पर किया था। आ तो गया था बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, आक्रमण यहाँ पे करने के लिए। और बताते हैं पाटलिपुत्र तक, पाटलिपुत्र तक मतलब सोच रहे हो काबुल, कांधार, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, मथुरा, ये जीतता हुआ पाटलिपुत्र तक आ गया। कितनी दूर तक। एक इतिहासकार है जिन्होंने M.N. घोष जिनका नाम है, उन्होंने अपनी कृति में यहाँ पर यवन आक्रमण के बारे में लिखा हुआ है, ड्रिमेटियस के बारे में लिखा हुआ है कि इतना खतरनाक आक्रमणकारी था कि ये पुष्यमित्र शुंग के टाइम पीरियड पे पाटलिपुत्र तक अटैक करने आ गया। उसके बाद कुछ पुराणों में इस तरह से लिखा गया है कि इसने पूरे के पूरे ये जो प्रदेश जिनके बारे में मैंने बोला है, ठीक है, शाकाल, सियालकोट से शाकाल मतलब उस समय का शाकाल और आज का सियालकोट कहलाता है, अटैक करता हुआ भारत तक पहुंच गया। पर उसी समय क्या हुआ, एक और वंश था यवन का, ठीक है, जिसको यूक्रेटाइडस बोलते हैं, वहां पर विद्रोह हो गया, ठीक है। तो जीतता हुआ कहां से आ रहा था, ये देखना एक बार मैप में आपको बताता हूं, ठीक है, यहां से जीतता हुआ ये बिल्कुल कंटिन्यू, ये जीतता हुआ इधर 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 तक पाटलिपुत्र तक आ गया। इसी समय पे इधर पर विद्रोह हो गया, यूक्रेटाइडस ने विद्रोह कर दिया, तो बेचारे को वापस यहां पे जाना पड़ा पाटलिपुत्र को जीते बिना। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये जीत भी नहीं पाता, ये जीत भी नहीं पाता क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के पास काफी बड़ी सेना थी। पर कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि विद्रोह हुआ था, इस कारण से वो वापस चला गया। खैर वट एवर, जो भी रीजन यहाँ पे रहा हो, पर इतना पता है कि ये मथुरा गांधार कला, जो आगे जाके जब मथुरा कला गांधार कला के बारे में मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक है, ये कला इन्हीं के अटैक के कारण निर्मित हुई थी, ठीक है, आगे जाके जब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कला और संस्कृति के बारे में। तो गार्गी संहिता से इसके अटैक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर दूसरा अटैक यवनों का इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था, अग्नि का मालवी का अग्निमित्रम से दूसरे अटैक यवनों की अटैक की जानकारी मिलती है हमें, जिसमें बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के बेटे जो थे अग्निमित्र और उनके जो बेटे आए थे, अग्निमित्र के भी बेटे वसुमित्र, इनके टाइम पीरियड पर हुआ था और इन्होंने भी यवनों को हरा दिया था। बेसिकली हुआ क्या था, जो मालवी का अग्निमित्रम है उसमें ये लिखा हुआ है
कि पुष्यमित्र शुंग का जो पौत्र, जो नाती जो था, वसुमित्र था, इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। किसने? इसके नाती ने, ठीक है, दूसरा अश्वमेध यज्ञ। एक तो पुष्यमित्र शुंग ने करवा दिया था। उस यज्ञ में क्या हुआ कि जब इसने घोड़ा छोड़ा तो ये घोड़ा जो था वो सिंधु नदी तक आ गया था। सिंधु नदी तक। बड़ा सुंदर घोड़ा था, इतना प्यारा घोड़ा, बिल्कुल व्हाइट कलर का, बिल्कुल व्हाइट कलर का, ठीक है, इतने सुंदर घोड़ा था। मतलब आप मान के चलो उसकी इतनी घनी पूंछ रही होगी, ठीक है, एकदम बिल्कुल घनी पूंछ। यहाँ पे जो उसकी जो टॉक है, यहाँ पर भी जो बाल होते हैं, बिल्कुल बड़ा सुंदर सा घोड़ा था। और हमेशा जब भी अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था तो एक सुंदर घोड़े को ही छोड़ा जाता था, किसी गधा या खच्चर को नहीं छोड़ा जाता था। सुंदर घोड़े छोड़ने के पीछे एक कारण होता था। कारण ये होता था, जब अश्वमेध यज्ञ में सुंदर घोड़ा छोड़ते थे, कि अब उस सुंदर घोड़े को देखकर हर किसी का मन तो ललचाएगा उस घोड़े को पकड़ने का, हर किसी का मन। तो जहां जिसने उस घोड़े को पकड़ा और वहां पर युद्ध चालू। तो यही होता था उस समय पे। तो एमएन घोष जी ने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है, इसमें कि जो दूसरा अश्वमेध यज्ञ था, ठीक है, वो पुष्यमित्र शुंग के नाती ने करवाया था, ठीक है, वसुमित्र ने करवाया था। और फिर बाद में इसी घोड़े की रक्षा की थी उन्होंने, ठीक है, रक्षा की, मतलब यवनों ने इस घोड़े को पकड़ लिया था। घोड़े को पकड़ने के बाद फिर वो अब यवनों के पास पहुंचे और यवनों को फिर हटाया उन्होंने। तो ये वाला जो क्षेत्र था ना पूरा उत्तर भारत का, ये भी किसके पास आ गया था? यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य में, या इसमें क्या कहते हैं, शुंग साम्राज्य में शामिल हो गया था। तो ये थी इनके बारे में। अब इसके बाद हमें एक चीज और याद रखनी है, पुष्यमित्र शुंग का बौद्धों के साथ संबंध कैसा था? बड़ा खतरनाक संबंध था। शुरुआती दौर अगर मैं आपको बताऊं पुष्यमित्र शुंग का और बौद्धों के संबंध के बारे में, तो इसका उल्लेख भी कई जगह अलग अलग प्रकार से मिलता है। शुरुआत कैसे मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे, तो इन्होंने ब्राह्मण धर्म का उत्थान कराया। अशोक के द्वारा 84,000 स्तूप जो बनवाए गए थे, गिन गिन के सारे स्तूप तुड़वा दिए। अब आप में से कुछ सोचते होंगे फिर सर सांची का स्तूप कैसे बच गया? आज अगर आप सांची के स्तूप को देखने जाओगे तो वो आपको पहाड़ पे मिलेगा, जंगलों से घिरा हुआ मिलेगा। उस समय सांची कोई बड़ा शहर नहीं था, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग को पता नहीं था कि वहां पर कोई अशोक ने स्तूप बनवाया है, क्योंकि अशोक तो कभी सांची आए नहीं थे। उनकी जो वाइफ थी कारूबाकी, ठीक है, महादेवी, उनने ये स्तूप को बनवाया था, ठीक है, उनके संरक्षण में बना था। अशोक कभी आए ही नहीं थे यहाँ पर देखने। तो ये पुष्यमित्र शुंग को पता ही नहीं चला कि इस तरह का भी कोई यहाँ पर स्तूप यहाँ पे रखा होगा। तो ये भी हो सकता है कि जब इन्होंने 84,000 स्तूप तुड़वाए थे, बाद में फिर इनके मन कचोटने लगा अंदर से कि नहीं यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ। तो फिर आगे जाके इन्होंने सतना का स्तूप, भरत स्तूप हो गया, और हमारा ये जो सांची का स्तूप हो गया, इसकी रेलिंग्स बनवाई थी। जो बाउंड्री होती है ना, जीबुड़धाड़ जो टूट फूट हो गई थी, उसको करवाया, और रेलिंग्स बनवाने का काम जो किया गया था वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो बौद्धों के साथ शुरुआती दौर पर अगर आप देखोगे तो इनके जो संबंध थे वो बड़े खराब थे। बुद्धों के ऊपर इन्होंने खूब अत्याचार किया। फिर बाद में ये थोड़े से लिबरल हो गए बौद्ध धर्म और बाकी सभी धर्मों को लेकर। फिर लिबरल हुए तो सभी धर्मों की स्वतंत्रता हो गई। भरत स्तूप का निर्माण करवाया और दरबार में फिर एक बौद्ध मंत्री को भी रखा, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनका संबंध कैसा था शुंगों का बौद्धों के साथ, तो शुरुआती दौर पे कैसा था? टफ था। मैं क्वेश्चन ऐसे ही दूंगा, पुष्यमित्र शुंग का बौद्ध धर्म के साथ, ठीक है, संबंध पर टिप्पणी लिखें। तो अब आपको इसका आंसर उसी तरह से फ्रेम करना होगा। पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे, जिन प्रारंभिक दौर में, ठीक है, इनका बौद्ध धर्म के प्रति कैसा था? रुझान ना होने के कारण अशोक के द्वारा निर्मित सभी स्तूपों को इन्होंने तोड़वा दिया था। परंतु बाद में, ठीक है, हृदय परिवर्तन के फलस्वरूप इन्होंने सभी धर्मों की स्वतंत्रता एवं सम्मान करना चालू किया। फिर इनके द्वारा किए गए बौद्ध धर्म हेतु कार्य, फिर वो कार्य लिखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्लीज दोनों कंसेप्ट्स में आंसर्स को समझते चलिएगा। फिर बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कनिष्क, ये थोड़ी देर बाद समझाना है मुझे, सातवाहन थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का आपको इनके संबंध भी मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं एक और चीज की, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान कैसे हुआ इनके टाइम पीरियड पे। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि इन्होंने यज्ञ करवाए हैं, तो यज्ञ सबसे बड़ी जो कहते हैं ना, यज्ञ किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित है, और यज्ञों का अनुष्ठान हो रहा है। डेट मीन्स कि ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है वो यहाँ पर बढ़ना धीरे धीरे यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में अगर आप देखोगे तो जो वैदिक धर्म था, जो वैदिक टाइम था, इस समय से 1000 साल पहले, पुष्यमित्र शुंग के टाइम पीरियड से 1000 साल पहले जो वैदिक धर्म था उसका पुनरुत्थान होता धीरे धीरे शुरू होता है। और जो आगे जाके
लगभग गुप्तों के समय तक 500-600 साल तक ये पुनरुत्थान होता रहेगा। फिर आगे जाके मंदिर बनने की परंपरा भी आएंगी और बाकी की जो देवियां हैं, ठीक है, विष्णु जी अकेले थे, फिर इसके बाद लक्ष्मी जी भी आएंगी, है ना, ब्रह्मा जी के साथ यहाँ पे सरस्वती जी भी आएंगी और बाकी देवियां भी फिर उनके साथ यहाँ पे सम्मिलित हो जाएंगे। तो यहाँ से ब्राह्मण धर्म का जो पुनरुत्थान होना चालू होता है वो आगे जाके गुप्त काल तक यहाँ पे पुनरुत्थान चलता है। तो ये पुष्यमित्र शुंग का जो संबंध था, ठीक है, वो बताया। अब कुछ बात कर लेते हैं इनका साहित्य कला के ऊपर। तो साहित्य कला के ये काफी ज्यादा प्रेमी थे, काफी ज्यादा, मतलब संरक्षक भी थे, प्रेमी थे। अब आप इस चीज का अंदाजा इससे ही लगा सकते हो कि इन्होंने अपने टाइम पीरियड पर ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिनको यहाँ पर इन्होंने संरक्षण देके रखा हुआ था। और ऐसा नहीं था कि ये केवल संरक्षण ही देके थे, खुद भी एक महान विद्वेता थे। जैसे कि पतंजलि जो किताब थी ना, अष्टाध्यायी, है ना, अष्टाध्यायी के ऊपर इन्होंने टीका लिखा था। टीका मतलब जानते हो क्या होता है? टीका मतलब वही जो आप लोग एग्जाम के टाइम पे वो कुंजी और 2020 यूज करते हो ना, वो टीका कहलाती है। किसी भी एक बड़ी सी बुक का एक वो छोटा सा समराइज्ड फॉर्म। ये जो मैं नोट्स दे रहा हूं आपको, ये क्या है? टीका है। कोई भी एक मोटी किताब को एक संक्षिप्त रूप में यहाँ पे बता देना, तो ये टीका है। शॉर्ट नोट्स मतलब टीका होते हैं, साइनॉप्सिस भी कह सकते हो, वो टीका कहलाते हैं। तो अष्टाध्यायी के ऊपर जो टीका लिखा गया था वो भी इन्होंने यहाँ पर लिखा था, ठीक है। कला और साहित्य में, कला में बात करूं तो वही भरूच का स्तूप यहाँ पर आप दे सकते हैं, भरूच के स्तूप के साथ सांची स्तूप की, यहाँ पर रेलिंग्स की बात कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो इनके टाइम पीरियड पर यहाँ पर की गई थी और कला को, मंदिर को, ठीक है, इन्होंने काफी ज्यादा प्रोत्साहन भी दिया था। तो ये पुष्यमित्र शुंग का कला के बारे में हो गया। अगर मैं मूल्यांकन की बात करूं, पुष्यमित्र शुंग का मूल्यांकन करूं तो डॉक्टर राय चौधरी हैं, एक काफी बड़े ये भी इतिहासकार रहे हैं। इन्होंने अपनी कृतियों में, जो हिस्ट्री की बुक्स राय चौधरी जी ने लिखी हैं, उसमें पुष्यमित्र शुंग का इन्होंने मूल्यांकन किया है और मूल्यांकन करके इन्होंने लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग भारत के इतिहास में और विशेष रूप से देखा जाए तो मध्य भारत में, ठीक है, इनका जो शासनकाल था वो बहुत महत्वपूर्ण शासनकाल रहा है। क्योंकि इनके टाइम पीरियड में ही जो ब्राह्मण और जो हिंदू धर्म की, ठीक है, जो धीरे धीरे जिसका जो पतन हो रहा था, इसका उत्थान इनके समय पे हुआ। ये एक बहुत ही दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी शासक थे, ठीक है। इनका मूल्यांकन में ऐसा चौधरी जी ने लिखा हुआ है और इन्होंने अपनी बाहुबल के दम पर सेना को मजबूत किया, साम्राज्य विस्तार यहाँ पर किया, कला और संस्कृति को प्रोत्साहन के साथ साथ संरक्षण यहाँ पर दिया और अपने टाइम पीरियड पर, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था, इसको अगर हम कला और संस्कृति का, ठीक है, उस टाइम पीरियड का स्वर्णकाल कहना गलत नहीं होगा। ये कहा है, हालांकि कहते गुप्त काल को है, पर इन्होंने थोड़ा सा इस चीज का समर्थन करके लिख दिया गया। तो ये था पूरा एक शुंग काल के बारे में जो मैंने आपको बताया, पुष्यमित्र शुंग। अब इसके बाद आगे पढ़ना है, थोड़ा सा हमें कण्व वंश के बारे में जानना है। कण्व वंश क्या था, आगे जाके क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये शुंग वंश क्लियर हो गया होगा, यहां तक क्लियर है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कण्व वंश मिलेगा, ये लिखा हुआ है कण्व वंश, ओके। कण्व वंश बहुत छोटा सा है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया है आपसे, आई थिंक, मुझे ऐसा याद आ रहा है, एमपीपीएससी के 3 मार्क्स में आपसे कण्व वंश के बारे में पूछा गया है, पूछा गया था ना, कण्व वंश के बारे में। हाँ, मुझे एक और सेशन लगेगा आप लोगों के लिए, मौर्योत्तर काल 3, वो मैं कल करूंगा। कल आपकी प्लस क्लास नहीं है ना, तो 2 आपके यूट्यूब क्लासेस करूंगा जिसमें मौर्योत्तर काल 3 पढ़ाऊंगा। तो उसमें मैं आपको डिटेल से जो यवन थे, क्योंकि यवन वाला टॉपिक और जो कुषाण तो अभी बता दूंगा, शक वाला टॉपिक हो गया, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, क्योंकि शक की शाखाएं आपको पढ़ाना है, क्षत्रप क्या होता है, फिर उनके जो कहते हैं ना राजा थे, जैसे माउस के बारे में बताना है। माउस मतलब चूहा नहीं, उनके, है ना, एक राजा थे, उनका नाम भी माउस हुआ करता था, ओके। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि आप जानते हो कहानी की तरह मैं किसी भी चीज़ों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि स्टोरी की तरह पढ़ाने में चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती हैं। जैसे मैंने केवल अभी शुंग पढ़ाया आपको और लगभग 40 मिनट की क्लास यहाँ पर हो गई। तो इसी तरह से डिटेल से समझते हैं ना जब हम चीज़ों को, तो थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है। तो देखो आगे जाके क्या होता है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद इनके बेटे अग्निमित्र आते हैं, अग्निमित्र के बाद वसुमित्र आते हैं। तो टोटल ऐसे 10 राजा होते हैं पुष्यमित्र शुंग ने, जिन्होंने 185 से लेकर, ठीक है, 75 ईसा पूर्व तक यहाँ पर क्या किया था, शासन यहाँ पे किया हुआ था, ठीक है। बाद में क्या होते हैं, इन्हीं के वंश के एक लास्ट राजा होते हैं जिनका नाम रहता है देवभूति। तो देवभूति की हत्या कर दी जाती है वसुदेव के द्वारा,
और वसुदेव यहाँ पर एक नया वंश कण्व वंश लेकर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो भारत में ठीक है पुष्यमित्र शुंग का एक बहुत और शुंग वंश का काफी ज्यादा योगदान यहाँ पे रहा हुआ है। और आपको कुछ चीजें बताते हैं, जैसे कि सोने का जो पहला सिक्का, जो लिखित सिक्का था, ठीक है, वो इन्हीं के टाइम पीरियड पर आया था। गांधार कला जो कि यूनान और मथुरा कला का मिक्सचर था, वो इनके टाइम पीरियड पर फ्लोरिस्ड हुई थी। और इसके साथ साथ जो संस्कृत के नाटक होते हैं, पर्दा प्रथा होती है, काफी सारी चीजें जो यवनों से हमने सीखी हैं वो इनके टाइम पीरियड पर आ चुकी थी। इनके समय पे वसुदेव रहा है। वसुदेव की हत्या देवभूति था, देवभूति की हत्या वसुदेव के द्वारा कर दी गई और इसमें एक नया वंश कण्व वंश लेकर आए। ज्यादा समय तक नहीं रहा, 75 से लेकर 30 तक, ठीक है, लगभग आप देखोगे 40 साल तक इस वंश ने शासन किया। इससे ज्यादा शासन ही यहाँ पे नहीं किया, 40 साल तक इस वंश का शासन यहाँ पे रहता है। और कुछ रूलर्स थे, ठीक है, जो यहाँ पर जिन्होंने कण्व वंश में रूल किया, जैसे कि वसुदेव हो गए, भूमिपुत्र हो गए, नारायण हो गए और सुशर्मा हो गए। बाद में इस सुशर्मा की हत्या कर दी जाती है और सुशर्मा की हत्या करके, ठीक है, एक नया वंश सातवाहन वंश आता है जो कि सिमुक थे, जिसकी हत्या यहाँ पर कर दी गई थी। 10 ईसा पूर्व के आसपास की गई थी। ठीक है, 10 ईसा पूर्व के आसपास, तो लगभग 50-60 साल के आसपास तक इस वंश ने शासन किया था। ठीक है, ब्राह्मण्स हुआ करते थे। इनके टाइम पीरियड की ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि ये छोटे समय तक इन्होंने शासन किया था। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर यहाँ पर आते हैं वो आते हैं, ठीक है, हमारे सातवाहन। तो ये लिखा हुआ है हिंदी, यूनानी, पार्थियन, कुषाण और शक। इनके बारे में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से यहाँ पे रूलर थे। तो ये छोटा सा था, कण्व वंश के बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं थी। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है, ये है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश क्या था, इनकी विशेषताएं क्या थी, किस प्रकार से इन्होंने रूल किया, रूलिंग पीरियड क्या है, इसके बारे में देखना जरूरी है। जो सबसे पहले स्टोरी की तरह हमेशा शुरू करते हैं कि पुराणों में सातवाहन को, ठीक है, आंध्र भोज या आंध्र भी कहा गया है। अभिलेखों में इनको सातवाहन के नाम से जाना गया है। इस वंश का जो संस्थापक था वो शिमुक हुआ करता था। बेसिकली क्या थे ये जो सिमुक जो था, ठीक है, या सातवाहन थे, ये शुरुआती दौर पर क्या थे, सामंतवादी थे। सामंतवादी एक राजा के यहाँ पर जैसे मंत्री होते हैं ना, उस समय पे ये सामंत यहाँ पर हुआ करते थे। ठीक है, शुरुआत में ये लोग क्या करते थे, दक्षिण वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर रूल करते थे। जैसे जैसे इन्होंने देखा कि मौर्य वंश का पतन हो गया, ठीक है, शुंग वंश का पतन हुआ, कण्व वंश के जो राजा हैं वो सही तरह से रूल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसने क्या किया, जो लास्ट राजा था, ठीक है, सुशर्मन, उसकी हत्या कर दी किसने, इसने, सिमुक ने। और फिर एक नया वंश यहाँ पर लेकर आ गए, सातवाहन वंश। काफी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। इस टाइम पीरियड पर भी बहुत सारे ऐसे प्रतापी राजा थे जो यहाँ पर आए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इनके शासकों के बारे में। तो जितने भी सातवाहन वंश में शासक हम पढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी शासक पढ़ेंगे हम, इन सभी को दक्षिणपति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दक्षिण में रहते थे, दक्षिण में रूल करते थे, तो दक्षिणपति के नाम से भी इन सभी शासकों को जाना जाता है। क्योंकि इन लोगों का जो मूल स्थान था, जहां पर ये लोग रहा करते थे, वो महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र के ये लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। इनकी जो कैपिटल थी उसको प्रतिष्ठान कहते थे, ठीक है, जो इनकी राजधानी थी महाराष्ट्र का ही हिस्सा है, औरंगाबाद वाला हिस्सा पोर्शन जो आता है ना, वो प्रतिष्ठान के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो महाराष्ट्र के ये लोग मूल रूप से निवासी थे। अब सबसे पहले सातवाहनों के एरिया के बारे में बात करें कि ये सातवाहन रूल कहाँ तक करते थे, इनकी बाउंड्रीज कहाँ पे थी। तो ऊपर का हिस्सा अगर मैं नॉर्थ में बताऊं, ठीक है, तो विंध्य क्षेत्र तक, विंध्य और जो नर्मदा नदी है यहां तक इनका क्षेत्र था। दूसरा, इधर आ जाओ कलिंग राज, क्योंकि कलिंग राज स्वतंत्र हो गया था ना मौर्यों के पतन के बाद, तो यहां पर इस तरफ पूर्व में आ जाओ तो कलिंग राज्य तक। इधर पर शक राज्य करते थे। अभी मैं बताऊंगा शक के बारे में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे एक राजा था जिसका नाम था नहपान। एक साउथ की बहुत अच्छी मूवी है, गौतमी पुत्र सतकर्णी के ऊपर बनी हुई है। उसने बताया हुआ है उस मूवी में गौतमी पुत्र सतकर्णी को एक हीरोइक कहते ना गेस्चर में वो किया, उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि नहापान जब उसके बेटे को उठा के ले जाते हैं ना, ठीक है, तो ये किस प्रकार से नहापान का और सभी का वध कर देते हैं, पूरे शकों को मिटा डालते हैं यहाँ से, ठीक है, जो यहाँ के शक थे। तो इधर पर शक रूल कर रहे थे, तो शकों वाला हिस्सा इधर तक हो गया, तो ये उसका पश्चिमी हिस्सा हो गया। और दक्षिण में आप देखोगे तो यहाँ पर कृष्णा नदी थी,
यहाँ पर कृष्णा रिवर। तो इस पूरे हिस्से पर जो रूल कर रहे थे, ये वाला जो हिस्सा था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, थोड़ा सा उड़ीसा का हिस्सा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ इस हिस्से पर रूल जो कर रहे थे, ये कौन कर रहे थे? आपके सातवाहन कर रहे थे। आइए अब सातवाहन की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिमुक से इसकी शुरुआत होगी। तो सिमुक कौन थे? सामंत हुआ करते थे, ठीक है, इनके टाइम पीरियड के। तो ये क्या करते थे, ठीक है, शुरुआत में बहुत ही कैसे थे? अत्याचारी और दुराचारी थे। शुरुआत में तो बहुत अच्छे थे, बाद में ये इतने अत्याचारी और दुराचारी हो गए कि अपनी जनता के ऊपर ही अत्याचार करने लगे। सिमुक जो यहाँ पे सातवाहन वंश के संस्थापक थे, बाद में जनता के द्वारा ही इनको गद्दी से हटा दिया गया। शिमुक को गद्दी से इनके जनता के द्वारा ही हटा दिया गया, और हटाने के बाद इनका जो भाई था जिसका नाम था कृष्ण, और जिसको हम कान्हा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर गद्दी पर बिठाला गया। तो जनता ने जब सिमुक को गद्दी से हटाया, कुछ अभिलेख तो ऐसा भी कहते हैं कि जनता के द्वारा सिमुक की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। नासिक से कुछ ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो इसकी हत्या के बारे में, और इसके भाई कृष्ण की, ठीक है, जिसको कान्हा के नाम से जाना जाता था, उसको गद्दी पर बिठाने की बात भी करते हैं। और इन्हीं कान्हा का जो बेटा था, कृष्ण का बेटा, जिसको सतकर्णी कहा जाता है, यहीं से शुरुआत होती है सतकर्णी की। तो इसका जो पुत्र था जिसको सतकर्णी कहा जाता है, ठीक है। यहां तक स्टोरी सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? हाँ जी, यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज अगर हो तो जरूर बताओ, बताइए। एनी डाउट, एनीवन? ओके, चले आगे स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है ना, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कवर कर लें। जो हमारा सातवाहन वाला है, सातवाहन की स्टोरी मैं आज आपको सुना दूंगा। फिर कल हम यूनान को पढ़ लेंगे, यूनान के साथ साथ शक और कुषाण। कल मैं एक एडहॉक सेशन आपके लिए ऐड करवाऊंगा, तो उस एडहॉक सेशन में हम इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका बाकी के जो टॉपिक्स है ना, वो एक साथ साइमल्टेनियसली कवर होते हुए चले जाएंगे। ओके, तो एडहॉक सेशन में ऐड करके ये वाला हिस्सा आपका कवर करवा दूंगा, ठीक है। आइए, तो मैंने आपको बताया कि कृष्ण का बेटा सतकर्णी था, ठीक है। ये सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली शासक यहाँ पे कहा जाता है। इसको सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने दक्षिण के राज्यों की विजय करना शुरू कर दिया। दक्षिण के राज्य में, ये आगे जाके जाता है, तो दक्षिण के राज्य में भी इसने विजय की, ठीक है, पश्चिम के राज्यों में भी इसने विजय शुरू की। इस कारण से इसको पश्चिमपति भी कहा गया है, क्योंकि उस समय पश्चिम में किसका शासन हुआ करता था? शकों का शासन होता था ना। तो आगे जाके इसने पश्चिमियों के क्षेत्रों को भी जीता, तो इस कारण से कुछ किताबों में इसको पश्चिमपति के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपनी राजधानी वही प्रतिष्ठान को बना के रखा। सबसे प्रतापी शासक अगर मैं कहूं आपको, ठीक है, इस हमारे कुषाण वंश कह रहा हूं, ठीक है, आंध्र वंश का, तो सबसे प्रतापी शासक सतकर्णी भी था। अगर 5 शासकों को आप चूज करोगे तो उसमें ये भी रहेगा। इस टाइम पीरियड की जो सबसे विदुषी महिला थी, जैसे उस टाइम पीरियड पे तो मैंने आपको गार्गी के बारे में बताया था, जिन्होंने गार्गी लिखी हुई थी। इस टाइम पीरियड की जो सबसे विदुषी महिला थी जिससे इसकी शादी हुई थी, जो अमीय वंश की थी, जिनका नाम था नैनिका, ठीक है। नैनिका उस टाइम की इतनी विदुषी महिला थी जिन्होंने अपने पति सतकर्णी के कार्यों को, ठीक है, अभिलेखों में उत्कीर्ण करवाया। मतलब अशोक के शिलालेखों को इन्होंने देखा था, स्तंभ लेखों को देखा था, तो इन्होंने, नैनिका जी ने ये सोचा कि ये बताओ कि उस टाइम पीरियड पर जब अशोक को अभी हम याद कर रहे हैं 400-500 साल बाद, जब आगे जाके और 400-500 साल बीतेंगे तो जो और राजा महाराजा आएंगे वो मुझे याद करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं भी चाहती हूं कि मैं भी अमर बनूं, और वो अमर बनी, जिसी कारण से तो आज मैं आपको नैनिका के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो नैनिका जी ने अपने पति के द्वारा किए गए सारे के सारे कार्य, ठीक है, एक नानाघाट करके एक अभिलेख है, वो अभिलेख यहाँ पर बनवाया नैनिका जी ने, ठीक है। उसमें इन्होंने सारे के सारे युद्ध के बारे में, जैसे कि इनका युद्ध भी होता है सतकर्णी जी का, ठीक है, उन युद्ध के बारे में इन्होंने भी 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, उसका वर्णन यहाँ पर किया, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने जो दान दिए गए थे सतकर्णी जी के द्वारा, उन दान के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजों के बारे में इन्होंने, जो दान पुण्य और हर एक चीज यहाँ पे की गई थी, तो वो नानाघाट के अभिलेख से पता चलती है हमें। नानाघाट का अभिलेख इकलौता ऐसा अभिलेख है जिसमें हमें ये पता चलता है कि ब्राह्मण और बौद्धों के लिए जो दान दिए गए थे, ठीक है, वो नानाघाट अभिलेख में वर्णित है।
मतलब पहला ऐसा दान देने का अभिलेख वह है जो नानाघाट का अभिलेख, जिसमें बौद्धों के लिए और बाकी सभी के लिए जो दान दिए गए थे उन सभी का वर्णन इस अभिलेख में यहाँ पर किया गया है। तो चाहे विजय हो या हार हो, हर चीज का वर्णन यहाँ पे मिलता है। ओके, हालांकि उस समय के कुछ और भी अभिलेख थे, केवल नानाघाट का अभिलेख ही नहीं था, हाथी गुम्फा अभिलेख भी था, जिससे हमें राजा खारवेल के बारे में यहाँ पे पता चलता है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब आगे की ओर यहाँ पर हम स्टोरी को बढ़ाते हैं, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है सातवाहन के बारे में। तो देख लो एक बार, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि स्थापना सिमुक ने की थी, राजधानी आंध्र प्रदेश थी, ठीक है, लगभग 60 ईसा पूर्व के आसपास। सिमुक हो गया सतकर्णी, फिर इसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी आएगा, वशिष्ठ पुलिमावी आएगा, यज्ञश्री सतकर्णी आएगा। तो ये इस समय के कुछ क्या थे, प्रमुख शासक थे। इन शासकों के हालांकि और भी थे, ऐसा नहीं था। एक हाला के बारे में हमें भी पढ़ना है, जिसने गाथा सप्तसंगी जो किताब थी उसके बारे में लिखा था, ठीक है। तो गौतमी सतकर्णी के पहले एक और यहाँ पे व्यक्ति थे जिनको हिंदी में हाल बोला जाता है और इंग्लिश में जिनका प्रोनाउंसिएशन हाला के नाम से होता है। तो ये भी उस समय के एक महान राजा थे। ओके, अब सतकर्णी के बाद ऐसे बहुत सारे ऐसे राजा आते हैं, ठीक है। सतकर्णी के बाद जैसे मैंने आपको बताया, गौतमीपुत्र सतकर्णी के पहले एक हाला आते हैं, ठीक है। ये 17वें नंबर के राजा थे। अब देखना, पहले तो इनका साम्राज्य केवल कृष्णा नदी तक ही फैला था, ठीक है। सुनिएगा, स्टोरी में और मजा आता जाएगा। तो हाला 17वें नंबर पे आते हैं। अब इस समय तक ये जो दक्षिण के राज्य थे, चेरा चोला पांड्या, इन सभी को इसने क्या किया था, हाला ने जीत लिया था, ठीक है। हाला ने जीत लिया। ये भी अपने एंसेस्टर्स की तरह बहुत ही विद्वान थे। अब हुआ क्या, जब ये यहां तक इन्होंने क्षेत्र को जीत लिया, यहां पड़ता है श्रीलंका, यहां पे पड़ता है श्रीलंका। तो हाला के एक सेनापति थे जिनका नाम था विजयानंद। उन्होंने विजयानंद को भेजा कि यार ये पूरा का पूरा अपन ने अब दक्षिण भारत तो जीत लिया है, अब एक काम करो, ये पड़ोस में ये जो एक श्रीलंका है इसको भी जीत ही लो, इसको भी ऐसा हम क्यों अकेला छोड़ दें, यहाँ पे इसको भी जीत ही लाओ यहाँ पे। तो हाला ने क्या किया, विजयानंद को श्रीलंका के ऊपर भेज दिया कि तुम जाओ और श्रीलंका को जीत के आओ। हाला के मित्र जो सेनापति थे, ठीक है, विजयानंद, वो श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंका को जीत लेते हैं। जब जीतते हैं तो बताते हैं हाला को आके, ठीक है, जब बैठे थे बिल्कुल पार्टी चल रही थी दोनों जन की यहाँ पे, ठीक है, पार्टी कर रहे थे, और बोलते हाला पूछते, और बताओ विजयानंद कैसा रहा तुम्हारा श्रीलंका का टूर। करे यार बहुत अच्छा टूर था। कैसे थे राजा महाराजा? कहते यार राजा महाराजा बहुत अच्छे थे, उनकी जो बेटी थी मैं चाहता हूं उनको अपनी भाभी बना लो। तो हाला बड़े खुश हो गए, क्या बात है यार, मेरा मतलब दोस्त यहाँ पे मेरी शादी की बात कर रहा है। तो हाला पूछते अच्छा बताओ कैसी थी वो? कह रहे बहुत ही सुंदर महिला थी, ठीक है, राजा को तो मैंने जीत लिया है और आपके लिए वो परफेक्ट रहेंगे। तो हाला कहता है ऐसा? कहता हाँ। तो कहते हैं चलो ठीक है, तो फिर शादी कर लेते हैं उनसे। तो आगे जाके विजयानंद ने, ठीक है, जिस प्रकार से वर्णन किया था श्रीलंका की राजकुमारी का जिनका नाम लीलावती था, आगे जाके हाला ने फिर उनसे शादी की। तो शादी करने के बाद उनके चक्षु खुल गए थोड़ा सा और जाके, फिर गाथा सप्तशती का उन्होंने यहाँ पे रचना भी कर दी थी हाला ने। तो हाला के बाद फिर जो नेक्स्ट जो सक्सेसर्स आते हैं वो आते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। ये लगभग 106 से लेकर 130 ईसा पूर्व के आसपास तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया था। इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो वैकाटक की उपाधि धारण की थी। वैकाटक का मतलब ये होता है, ठीक है, उपाधि भी धारण की थी और इसी नाम से इन्होंने एक नगर भी बनाया था, ठीक है, वैकाटक की उपाधि और एक नगर। इनको एक उपाधि के नाम से जाना जाता है, इनको बोला जाता है तोय पितावाहन, सॉरी त्रिसमुद्र तोय पितावाहन, ठीक है। किसको बोला जाता है? आपके गौतमीपुत्र सतकर्णी को। क्यों बोला जाता है इस चीज को समझो। हाला ने तो श्रीलंका को जीता था, अब हुआ क्या था, ये जो हिस्सा है बिल्कुल थोड़ा सा इस तरफ का कर्नाटक वाला हिस्सा, हाला ने इस चीज को नहीं जीत पाया था, जहां पर होयसाल प्रदेश था पहले, हाला ने इस हिस्से को छोड़ दिया था, ठीक है। जैसे ही हाला की मृत्यु के बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी जी गद्दी पर बैठते हैं, इन्होंने क्या किया, इस हिस्से को भी कैप्चर कर लिया। तो इधर पर एक समुद्र, ठीक है, इधर पर दूसरा समुद्र और इधर पर तीसरा समुद्र। हालांकि अब तो हम जानते हैं कि ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर है। उस समय तो नहीं पता था ना, उस समय तो 3 समुद्र पता थे। तो जब गौतमीपुत्र सतकर्णी ने इस होयसाल रीजन को जीता, तो इन्होंने जो उपाधि धारण की वो की त्रिसमुद्र तोय पितावाहन, मतलब तीनों समुद्रों के जो पिताजी हैं, तीनों समुद्रों के, मतलब पूरा का पूरा जो पेनिनसुलर इंडिया का पोर्शन है ना, वो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने जीत लिया है। तो त्रिसमुद्र तोय पितावाहन, ये इनकी क्या थी, उपाधि हुआ करती थी, ठीक है। अद्वितीय ब्राह्मण भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो माता थी
ठीक है, उनसे अपनी माता से इनके बहुत अच्छे संबंध थे और अपनी माता के से ही पूछकर, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं ना राजा जिनके माता के साथ अपने माता पिता के साथ संबंध विच्छेद होते हैं, तो वो अलग राज्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री में कुछ हमने वंश पढ़े, इनकी अपनी माँ के साथ बहुत अच्छे टर्म्स थे, अपनी माता को ये बहुत प्यार करते थे और अपनी माता के साथ ही अधिकतर समय बिताते थे और राज्य के जितने भी जो कामकाज होते थे, ठीक है, उसमें अपनी माता का नाम मतलब अपनी मम्मी से भी पूछा करते थे। और इनकी मम्मी का नाम कुछ बुक्स में बलश्री भी लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ बुक्स यहाँ पर गौतमी भी यहाँ पर लिखती हैं इनका नाम। खैर जो भी रहा हो, ठीक है, वो इनके नाम का वर्णन था। अब देखना हुआ क्या, जब इन्होंने होयसाल प्रदेश को भी जीत लिया, इसके जस्ट ऊपर इधर पर शक रूल कर रहे थे और शकों का जो राजा था इस समय वो कौन था, नाहपान था। तो अभी मैं बताऊंगा आपको। नाहपान चिंतित हो गया। चिंतित इसलिए हो गया कि जब इसने दक्षिण का जो कोंकण प्रदेश है इसको जीत लिया है तो कभी भी ये मेरे ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। तो नाहपान क्या करता है, यहाँ पे छोटी सी हरकत कर दिया। ठीक है, छोटी सी हरकत क्या कर दिया, इनके बेटे को उठा के ले गया, गौतमीपुत्र सतकर्णी के बेटे को किडनैप करके ले जाता है। बाद में गौतमीपुत्र सतकर्णी को बोलता है कि हम इनका वंश ही आगे नहीं बढ़ने देंगे। आगे जाके क्या होता है, गौतमीपुत्र सतकर्णी नाहपान को तो ठीक ठाक है, उसको तो मारते ही हैं। ठीक है, पूरे के पूरे शकों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। मतलब शकों का उत्थान कर दिया था इन्होंने, इस क्षेत्र से खत्म कर दिया था, खत्म खल्लास गया। ठीक है, ये इनके द्वारा गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा किया गया। फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद एक और महान जो नेता थे, ठीक है, वो आते हैं जिनका नाम था विशिष्टिपुत्र। इनको विशिष्टिपुत्र और विशिष्टिपुत्र पुलुमावी इनके नाम से भी जाना जाता है। 130 से लेकर 154 तक का जो टाइम पीरियड था, लगभग कितना 24 साल का। ठीक है, वो 24 साल का टाइम पीरियड इनके यहाँ पर था। इनके टाइम पीरियड पे कंप्लीटली जो पेनिनसुलर इंडिया था ना, आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला हिस्सा, जो कलिंग वाला हिस्सा था, उसको भी इन्होंने जीत लिया था। पूरा पेनिनसुलर इंडिया, जो थोड़ा सा हिस्सा कलिंग का भी छूट रहा था ना, कलिंग का हिस्सा, उसको भी इन्होंने यहाँ पर कैप्चर कर लिया था। तो अमरावती के एक स्तूप से इनके बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने, ठीक है, जो बाउंड्री वगैरह थी उस स्तूप की बाउंड्री भी यहाँ पर बनवाई और बहुत सारी इन्होंने वहां पर जालियां लगवाई। विशिष्टिपुत्र पुलुमावी के बारे में जानकारी मिलती है और ये बताते हैं कि इन्होंने क्या किया था कि जो रुद्रदामन की लड़की थी ना, उससे ये विवाह करना चाह रहे थे। आगे इसके पीछे की स्टोरी है, बहुत प्यारी स्टोरी है। रुद्रदामन की लड़की से ये विवाह करना चाह रहे थे। तो रुद्रदामन जी बोलते हैं कि इसके पहले तो तुम्हारे जो पूर्वज थे, ठीक है, रुद्रदामन के बारे में बताऊंगा आगे किस वंश के थे। अभी तक तो कर लिया ना, अभी तक तो क्लियर है, सतकर्णी तक तो सारी चीजें। अभी तक तो क्लियर है ना यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद में आपको शिवश्री फिर यज्ञश्री इनके बारे में पढ़ाना है, शिवश्री और यज्ञश्री के बारे में। ओके, चलिए, तो यहां तक मैंने आपको बताया 3-4 चीजें कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद विशिष्टिपुत्र पुलुमावी गद्दी पर बैठते हैं। तो विशिष्टिपुत्र पुलुमावी जब गद्दी पर बैठते हैं तो उस समय रुद्रदामन थे, रुद्रदामन की ये लड़की से शादी करना चाह रहे थे। तो रुद्रदामन ये कहते हैं कि यार मैंने पूर्व में तुम्हें 1-2 बार युद्ध में हरा दिया है, पूर्व में तुम्हें युद्ध में मैं हरा चुका हूं और तुम तो मुझसे ज्यादा ताकतवर भी नहीं, तो मैं तुम्हारी लड़की से कैसे शादी करूं। अगर तुम में से कोई आंध्र में से अगर कोई ऐसा विजेता होता जो मुझे हरा पाता तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवा देता। उसी समय इनके एक और विशिष्टिपुत्र के, ठीक है, एक कजन ब्रदर थे जिनका नाम था शिवश्री। इनका नाम था शिवश्री। शिवश्री ने रुद्रदामन को हरा दिया क्योंकि अपनी भाई की उसके इंसल्ट करी थी ना रुद्रदामन ने। ठीक, रुद्रदामन ने वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी की इंसल्ट कर दी थी। शिवश्री ने उसको हराया रुद्रदामन को और रुद्रदामन की बेटी से शादी कर ली। ठीक है, इस प्रकार से ये स्टोरी इनके बारे में आती है। फिर आगे जाके जब वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी गद्दी से हटते हैं तो फिर शिवश्री गद्दी पर बैठते हैं। लगभग 165 से लेकर 194 तक, लेकिन 30 साल के आसपास उन्होंने यहाँ पर शासन यहाँ पे किया। फिर इसके बाद फिर कुछ महत्वपूर्ण राजा नहीं रहते हैं। फिर इसके बाद एक और महत्वपूर्ण राजा यहाँ पर आते हैं, ठीक है, जो इनके लास्ट सक्सेसर्स में रहते हैं, यज्ञश्री सतकर्णी। फिर इसके बाद धीरे धीरे इस साम्राज्य का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर इनका साम्राज्य था बिल्कुल फिर सीमित यहाँ पे हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आंध्रों के बारे में था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो इनकी कुछ प्रशासनिक व्यवस्था और सारी चीजें हैं जो हैं।
ये आपको मैं फटाफट और बता देता हूं। तो सातवांश वाला हिस्सा क्लियर किया। अब सातवांश की कुछ प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले याद करते हैं इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि। तो एक चीज याद रखना, सामाजिक पृष्ठभूमि में वर्ण व्यवस्था पे आधारित थी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब यहाँ पे आंध्र गद्दी पर बैठे, शुंग यहाँ पर गद्दी पर बैठे, तो इन्होंने वैदिक कल्चर को आगे बढ़ाने की बात की। ठीक है, वेदों के आधार पर ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान की बात की इन्होंने। तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही तो ये साम्राज्य को बनाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया। शूद्रों की दशा अत्यंत हीन हो गई, क्योंकि जब वर्ण व्यवस्था में शूद्रों का स्थान जो था वो सबसे नीचे आता था। इसी कारण से शूद्रों की दशा कैसी मिलेगी, हीन हो जाएगी। जाति प्रथा में जटिलता बढ़ गई। जब यज्ञ होने लगे, अनुष्ठान होने लगे, वैदिक धर्म के अनुसार शासन चलने लगा, तो सारी की सारी चीजें जो हमने वैदिक कल्चर में पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें होने लगी। तो जाति प्रथा में जटिलता बढ़ गई, विधवा विवाह प्रचलित हो गया। भाई एक बात बताइए, वैदिक प्रथा में मैंने आपको नियोग प्रथा बताया था वैदिक कल्चर में, कि अगर कोई लड़की किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो उसके छोटे भाई से शादी कर लेती थी, या फिर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, ठीक है, तो वो नियोग प्रथा के जरिए अपने उत्तराधिकारी को जनरेट कर लेती थी। तो ये एक नियोग प्रथा कहलाता था। तो नियोग प्रथा, विधवा पुनर्विवाह चालू हो गया। तलाक प्रथा उस समय नहीं होता था, ठीक है, ये तलाक वगैरह का सिस्टम नहीं था उस समय पे ज्यादा, ठीक है। अंतर्वर्ण विवाह होते थे, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। विवाह 8 प्रकार के होते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं आपके लिए, ठीक है। तो अंतर्वर्ण विवाह, उच्च कुल का लड़का निम्न कुल की लड़की, या निम्न कुल की लड़की उच्च कुल का लड़का, ठीक है, दोनों प्रकार के विवाह यहाँ पर होते थे, अनुलोम प्रतिलोम। फिर पति सेवा स्त्री का परम धर्म था। इसका मतलब स्त्रियों की जो स्थिति थी इसमें थोड़ा सा गिरावट देखने के लिए यहाँ पर मिलने लगी, ठीक है, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट। और इतनी गिरावट आ गई कि कुछ इतिहासकार बाल विवाह तक की बातें यहाँ पर देखने लगते हैं कि यहाँ पर बाल विवाह भी होता था। बाल विवाह होने के पीछे कुछ कारण थे। कारण यहाँ पर क्या थे कि इस समय जो आक्रमण का दौर था वो रुक नहीं रहा था। जैसे पुष्यमित्र शुंग के समय पर ही आप देखो, यवनों के आक्रमण हो गए, यूक्रेटाइडिस के आक्रमण हो गए, ड्रमिटियस के आक्रमण हो गए, फिर कुछ राज स्वतंत्र हो गए। तो जिस घर में लड़कियां होती थी उस टाइम पीरियड पे, उनको यह डर लगता था कि कहीं कोई आक्रमणकारी आएगा तो उठा के ले जाएगा, इससे बेटर है कि इनकी हम जल्दी से ही शादी कर दें, ठीक है। तो पति का दायित्व होगा फिर इसकी रक्षा करना। तो इस प्रकार की कुछ जो मनोधारणा थी ना, वो समाज में व्याप्त हो चुकी थी। तो कुछ जगह पर हमारे लिए ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं कि इस टाइम पीरियड पर बाल विवाह भी प्रचलन में था। तो बाल विवाह क्यों था, इसके पीछे का रीजन मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। तो ये उस समय की सामाजिक पृष्ठभूमि थी। अब बात करते हैं यहाँ पर सामाजिक पृष्ठभूमि के बाद आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी थी। आर्थिक पृष्ठभूमि तो कृषि तथा पशुपालन, ये तो प्रमुख चीज है। ये तो आप बिल्कुल एंशियंट और सिंधु टाइम से ही याद रखना है आपको यहाँ पे कि जो आर्थिक स्थिति थी इसमें कृषि और पशुपालन दोनों को डालना है। फिर श्रम विभाजन का सिद्धांत। जब वर्ण व्यवस्था थी तो श्रम का विभाजन भी तो होगा ना, वैश्यों का काम अलग है, शूद्रों का काम अलग है, ठीक है, ब्राह्मण का काम अलग है, क्षत्रिय का काम अलग है। तो इस श्रम का विभाजन भी उस टाइम पीरियड पर किया जाता था। व्यवसाय अनुवांशिक। अनुवांशिक मतलब अगर कोई वैश्य है, व्यापार कर रहा है, तो उसका बेटा भी वही करेगा अधिकतर चीजें। तो जो हेरिडिटरी जो चीजें होती थी वंशानुगता के आधार पर, वो सारी चीजें इस समय प्रचलित थी। समुद्री व्यापार जहाजों के द्वारा। जब त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन की उपाधि धारण कर ली गई, ठीक है, श्रीलंका के ऊपर अटैक किया गया, तो ऐसा थोड़ी है पानी के ऊपर वो थर्माकोल के जूते बनाकर दौड़ के गए होंगे अटैक करने के लिए, ठीक है। युद्ध किया होगा तो प्रॉपर एक जहाज पे गए होंगे। और जहाज बनाने की जो कला थी हमारे दक्षिण भारत में बहुत पहले से व्याप्त थी। चाहे चोलों के राज्य की बात करें, पांड्यों के राज्य की बात करें, 10 मिनट, तब उस समय से ये जहाज बनाने की प्रथा हमारे समय पे चल रही है। तो जहाजों का प्रयोग और फिर सिक्कों का प्रयोग भी उस समय तक हो चुका था। तो ये हमारी एक अर्थव्यवस्था थी उस समय। अब बात करते हैं धार्मिक स्थिति के बारे में। तो भैया कट्टर ब्राह्मणवाद, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यज्ञ अनुष्ठान भी बता दिया, अश्वमेध यज्ञ बता दिया है, पशुओं की बलि और विष्णु की उपासकता, ठीक है। तो इस समय तक ये चीजें थी, ये मैं समझा चुका हूँ। ओके, विदर्भ का युद्ध बता दिया है। कुषाण साम्राज्य भी मैंने आपको बता दिया है। कुषाण तो मैं कल पढ़ाऊंगा। कला और साहित्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज के बारे में अभी आपको पढ़ना है, ये बताना जरूरी है। हाँ, कल मुझे एक और क्लास लगेगी आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पढ़ाने में, क्योंकि ये चीज़ अकेली आज ही कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने 2 दिन दिए थे। पर चूंकि क्या है, कल हमारा जो टॉपिक था ना वो उसमें निकल गया, क्या बोलते हैं, मौर्य वंश ही इतना बड़ा था ना कि
आधा से ज़्यादा टाइम मेरा उसमें ही निकल गया, इस कारण से कल मैं वो उस चीज़ को कवर नहीं करवा पाया। कोई नहीं, अभी करवा दूंगा, आज हो जाएंगे। आइए कला और साहित्य के बारे में फटाफट जान लेते हैं। तो स्थापत्य कला हो गया, मूर्ति कला हो गया, भाषा हो गया, और भाषा के साथ साथ साहित्य हो गया। तो अजंता का है ना चैत्य मंदिर, ये आपको याद रखना है। तो कला और साहित्य कला जो चीजें थी ना, ठीक है, ये तो हमारी चीजें पुष्यमित्र शुंग के समय से ही चालू हो गई थी, जब उसने सांची के स्तूपों का जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है, भरूच के स्तूप को उसने बनवाया था यहाँ था। तो ये समय तो उस समय से ही चीजें चालू हो चुकी थी, ठीक है। कला और साहित्य में उस समय जैसे मैंने कुछ आपको इतिहासकारों के नाम बताए थे, जैसे कि कालिदास हो गया, ठीक है, कालिदास के अलावा पतंजलि हो गए, इनके अलावा तारानाथ हो गए, फिर उसके बाद जो विदेशी यात्री हमारे भारत में यहाँ पर आए हुए थे, तो इनके द्वारा जो रचित सारी की सारी जो कहते ना कृतियां थी, ठीक है, और इनके द्वारा किए गए जो कार्य थे, जैसे भरत का स्तूप, अयोध्या के अभिलेख, वायु पुराण, मत्स्य पुराण की यहाँ पे रचना होना, नासिक में चैत्य हो गया, विदिशा का गरुड़ स्तंभ हो गया, इसके अलावा ठीक है गौतमीपुत्र सतकर्णी के टाइम पीरियड पे नाना घाट का अभिलेख हो गया, हाथी गुम्फा का अभिलेख हो गया। तो ये उस समय के कुछ आपको अभिलेखों के बारे में जानकारी यहाँ पे मिलती है। ओके, तो ये उस टाइम पीरियड के कुछ थी। सूर्या बाकी कल से मैं बताऊंगा आपको, कल एक और लेक्चर में एडहॉक सेशन डालूंगा जिसमें मैं कुषाण साम्राज्य और बाकी की चीजें करूंगा, ठीक है। और इसके बाद जो आगे और आक्रमण हुए थे यवन के बारे में मुझे आपको पढ़ाना है। तो सातवाहन मैंने आज आपका कवर कर दिया था, कल मुझे यवन बताना है, और यवन के बाद यहाँ पे ये सारी, ये तो हो ही गया ऑलमोस्ट, हाँ यहाँ पे पेजेस नहीं है, हाँ यहीं पे आएगा। तो कल की क्लास में यवन और बाकी चीजें कवर रहेंगी आपकी, ओके। बट अगेन फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अभी आज का दिन और है, मेरे कोड से ले लो, 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा डियर, ठीक है। अभी अगर आप लेते हो 20% का डिस्काउंट मिलेगा, और प्लस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा जिसमें आपको इस क्लास की प्रिंटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्वेश्चंस में इसके पीडीएफ के साथ आपको दूंगा जब मैं आपको कल कंप्लीट करा दूंगा, ओके। सो कोई भी बग्स हो जरूर बताना, और किसी का कोई डाउट हो तो अंकुर दुबे अनअकैडमी चैनल आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहां पर आपको सारी चीजें कवर करवा दी जाएंगी। तो आई होप आपको ये चीजें कवर हो चुकी होंगी, किसी का कोई डाउट तो नहीं है। आंसर राइटिंग करके प्लीज कॉपी शेयर किया करो आप लोग यार, अंकुर दुबे अनअकैडमी ग्रुप पर, अंकुर दुबे अनअकैडमी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट डियर, प्लीज लाइक कमेंट जरूर करके बताना सेशन आपको कैसा लगा, ओके। तो कॉपीज भेजो, अंकुर दुबे अनअकैडमी पर लिंक है, और क्वेश्चंस में इसके शेयर कर दूंगा, वैसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं अभी, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हम मिलते हैं रात को 9 बजे, ओके।